हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। अगर आप एमपी टेट ग्रेड वन की तैयारी कर रहे हो, एमपी टेट ग्रेड वन की, तो आप बिल्कुल सही वीडियो में आए हो। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको तैयारी करनी है। साथ ही साथ मैं आपको द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी की समरी बहुत ही शॉर्ट में, बेसिकली ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है मेरे यूट्यूब चैनल में, वर्ग एक की ग्रेड वन की इंग्लिश की तैयारी के लिए, कि कैसे कैसे आपको तैयारी करनी है और क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो उसका एक बेसिकली एक वीडियो है ये। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी बाय खुशवंत सिंह की एक छोटी सी समरी कि क्या है बेसिकली इस स्टोरी में। वैसे ये स्टोरी क्लास 11 की एनसीईआरटी बुक में क्लास 11 में दी हुई है, 4-5 पेज की है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो अगर आप लोग कहोगे तो मैं आप लोगों के लिए लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन इस स्टोरी का ले आऊँगा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी मार्क करता चलूँगा कि जैसे ये क्वेश्चन एक बन सकता है, ये क्वेश्चन बन सकता है। क्योंकि आप सभी को पता है कि एमपी में जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कोई मतलब गारंटी नहीं है कि जो क्वेश्चंस हैं वो बड़े ही कॉन्सेप्चुअल आएंगे, मतलब कॉन्सेप्ट आप कितना समझे हो लेसन को, ये गारंटी नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं सिर्फ और सिर्फ थ्योरी बेस पर कि क्या भाई उसकी एज कितनी थी, तो भाई साहब 12 साल थी। तो ये चीज़ें हमको ध्यान रख के पूरे लेसन को पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसे कर करके हमको ध्यान रखना है। तो चलिए अभी फिलहाल कोई इस स्टोरी को समझते हैं, उसके बाद वीडियो के एंड में भी बात करेंगे कि कैसे आपको तैयारी करनी है और क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, पोर्ट्रेट मतलब बेसिकली होती है तस्वीर, पिक्चर आप जिसको कहते हो। ठीक है, पोर्ट्रेट मतलब पिक्चर, किसकी, एक महिला की तस्वीर बनाई गई है। ठीक है, द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी बाय खुशवंत सिंह इज अ टचिंग, मतलब बड़ी ही इमोशनल, बड़ी ही मार्मिक, बड़ी ही भावुक करने वाली कहानी है। ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट मतलब उन्होंने खुद की, ऑटोबायोग्राफी मतलब होता है जो अपनी खुद की बायोग्राफी लिखे, अपने खुद के बारे में लिखे, उसको ऑटोबायोग्राफिकल कहते हैं। ऑफ द ऑथर्स इवॉल्विंग रिलेशनशिप विथ हिज ग्रैंड मदर, तो ऑथर की इवॉल्विंग रिलेशनशिप मतलब बदलती रिलेशनशिप, कभी अच्छी कभी बुरी, ये जो रिलेशनशिप है उनकी दादी के साथ, उसके बारे में बेसिकली ये पूरी कहानी है। कौन सी, द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, और जो कि इन्होंने खुद ने लिखा हुआ है। इट्स अ प्रोफाउंड पोर्ट्रेट ड्रॉन विथ वर्ड्स, तो ये एक ऐसी तस्वीर है जिसको किससे बनाया गया है, शब्दों से बनाया गया है। कैप्चरिंग हर कैरेक्टर, हर डीप स्पिरिचुअलिटी एंड द अनकंडीशनल लव शी शेयर्ड विथ हर ग्रैंडसन एंड इवन विथ नेचर। इसमें क्या क्या है, इस पिक्चर में इसमें क्या क्या कैप्चर किया गया है, दादी के चरित्र को, कि कैसा दादी का चरित्र था, उनकी स्पिरिचुअलिटी, उनका पूजा पाठ, धार्मिक होना, और उनका जो अनकंडीशनल लव है, मतलब बिना किसी संकोच के जितना वो प्यार करती थी अपने ग्रैंडसन से, अपने पोते से, और प्रकृति से, इन सभी चीज़ों, नेचर से, इन सभी चीज़ों के बारे में इस स्टोरी में बड़े ही प्यार से, बड़े ही सिंपल तरीके से बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं। द स्टोरी, बेसिकली देखिएगा आगे, द स्टोरी इज डिवाइडेड इनटू 3 डिस्टिंक्ट फेजेस। स्टोरी में 3 अलग अलग फेजेस बताए गए हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देयर इंटीमेट फ्रेंडशिप इन द विलेज, तो सबसे पहला कि जब वो लोग गांव में रहते हैं तो उन दोनों की जो इंटीमेट मतलब आपस में जो दोस्ती होती है वो कैसी रहती है, ये पहला फेज है। फिर देयर ग्रोइंग डिस्टेंस इन द सिटी, जो उनकी दूरियां बढ़ती हैं शहर में जाने के बाद, ये दूसरा फेज है। एंड द फाइनल ईयर्स ऑफ एक्सेप्टेंस एंड पाइनेंट फेयरवेल, और फिर आखिरी में कैसे दादी एक्सेप्ट कर लेती हैं कि जो मेरा पोता है वो बदल चुका है, या कैसे उसका परिवेश बदल चुका है। और फिर अंत में उसकी बड़ी ही, उनकी जो दादी हैं उनकी बड़े ही मार्मिक तरीके से जो है उनकी विदाई, या उनकी आखिरी समय उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इसके बारे में पहली कहानी है। तो सबसे पहले हम लोग फेज़ वन को कवर करते हैं कि फेज़ वन में क्या दिखाया गया है। तो देखिए जो नरेटर हैं वो, उनके जो माता पिता हैं वो घर छोड़कर चले जाते हैं शहर, कहाँ, शहर में। तो इनको अपनी दादी के साथ गांव में रहना पड़ता है। तो वही है फेज वन, द विलेज लाइफ। ठीक है, अब बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप, यहाँ पर इन दोनों की कैसी दोस्ती है उसके बारे में पढ़ते हैं। द स्टोरी बिगन्स विद द ऑथर्स चाइल्डहुड परसेप्शन ऑफ हिज ग्रैंड मदर, तो स्टोरी जो शुरू होती है तो ऑथर का परसेप्शन बताया गया है इस कहानी के शुरुआत में, कि दादी के साथ उनके कैसे संबंध हैं, क्या कैसे अपनी दादी के बारे में वो क्या सोचते हैं, उनका परसेप्शन क्या है, उसके बारे में स्टार्टिंग में बताया गया है। ही हैड ओनली एवर नोन हर एज एन ओल्ड रिंकल्ड वुमेन,
तो वो अब एक बात बताओ, आप मान लो आप छोटे से पैदा हुए, ठीक है, तो आपने देखा कि आपकी दादी कैसी हैं, तो दादी जब आप पैदा भी हुए तो दादी तो बूढ़ी ही थी ना। ऐसा थोड़ी कि आप पैदा हुए हो आज तो दादी एकदम जवान बैठी हुई हैं। तो जब वो पैदा हुए तब से देख रहे हैं कि दादी कैसी हैं, ओल्ड हैं, बूढ़ी हैं, और रिंकल्ड वुमेन है, मतलब उनके चेहरे पर रिंकल यानी उनके चेहरे पे क्या आ चुकी हैं, झुर्रियाँ आ चुकी हैं, ठीक है, रिंकल यानी झुर्रियाँ आ चुकी हैं। फाइंडिंग इट ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग टू इमेजिन हर एज एवर हैविंग बीन यंग एंड प्रिटी। तो उन्होंने, जैसे सुनते होंगे लोगों से, दादी मम्मी भी बताती हैं कि बेटा मैं अपने टाइम में बहुत सुंदर थी, ये वो। तो उनको ये इमेजिन कर पाना, मतलब अपने दिमाग में ये चित्रण कर पाना कि मेरी दादी बहुत यंग प्रिटी थी, बहुत जवान थी, ये बड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि उन्होंने जब से अपनी दादी को देखा है तो वो कैसी थी, ओल्ड थी, और उनके जो शरीर में झुर्रियां आ चुकी थी, ठीक है। बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि हर आदमी अपनी दादी को देखता है तो झुर्रियां आ चुकी होती हैं, कोई जवान रूप में उनको नहीं देखता। चलिए आगे देखते हैं। ही सॉ हर एज अ पिक्चर ऑफ सेरेन ब्यूटी, नॉट फिजिकल बट स्पिरिचुअल। उन्होंने जो अपनी दादी हैं उनको देखा एक बड़ी ही सीरीन ब्यूटी, का मतलब होता है, मतलब बहुत ही शांत रूप से सुंदर। सीरीन का मतलब होता है शांत, समझिए आप ऐसा, एकदम शांत, या फिर एक एक जो, मतलब पुराने लोग कैसे एकदम काम कंपोज्ड होते हैं एकदम आराम से। तो उन्होंने जो अपनी दादी की तस्वीर अपने दिमाग में बनाई थी वो बड़ी ही सुंदर बनाई थी, लेकिन नॉट फिजिकल बट स्पिरिचुअल। बाहरी तौर पर नहीं, बाह्य तौर पर तो उनको उनके दादी की झुर्रियां ही दिखती थी, लेकिन स्पिरिचुअल तौर पर अंदर से उनको लगता था कि मेरी दादी बहुत ही ज्यादा कैसी हैं, सुंदर हैं। ड्रेस्ड इन स्पॉटलेस वाइट, शी हॉबल्ड अराउंड द हाउस, वन हैंड बैलेंसिंग हर the back, the other busy telling the bits of a rosary, her lips constantly moving in silent prayer। अब देखिए यहाँ पर क्या बताते हैं कि दादी जो हैं ड्रेस्ड इन स्पॉटलेस वाइट, मतलब एकदम बेदाग सफ़ेद कलर की साड़ी, क्योंकि उनके दादाजी ख़त्म हो चुके होंगे, तो वो गांव में आप देखते होंगे अक्सर विधवा महिलाएं वाइट कलर की साड़ियाँ पहनती हैं, तो वो भी एकदम स्पॉटलेस वाइट कलर की साड़ियाँ पहनती थीं। और हॉबल्ड अराउंड द हाउस, घर में इधर उधर चारों तरफ घूमती रहती थीं। वन हैंड बैलेंसिंग हर स्टूव्ड बैक, द अदर बिजी टेलिंग द बेट्स ऑफ अ रोजरी, हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूविंग इन साइलेंट प्रेयर। और एक एक हाथ से क्या बैलेंस करती थी, अपनी अपनी पीठ को पकड़ के, जैसे आपने देखा होगा कि दादी लोग कैसे पुराने टाइम में से झुक के चलती थी, और एक हाथ उनका जो होता था अपनी पीठ को खुद ही पकड़ के रखती थी। तो वैसे ही उनकी दादी भी अपने एक हाथ से पीठ को पकड़ी रहती थी, और दूसरे हाथ से क्या करती थी, बेड्स ऑफ अ रोजरी, मतलब एक हाथ, दूसरे हाथ में उनके क्या होती थी, माला होती थी, जिसमें वो मंत्र जाप किया करती थी, ठीक है, क्या होती थी, माला होती थी, ठीक। मूविंग हर साइलेंट प्रेयर्स, और धीरे धीरे अपने मन में ही जो है अपना लिप्स को हिलाते हुए अपनी प्रार्थना, अपनी प्रेयर करती रहती थी, मंत्र जाप उनका चलता रहता था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। द ऑथर कंपेयर्स हर पीसफुल प्रेजेंस टू अ विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। ऑथर उनकी जो पीसफुल प्रेजेंस है, मतलब जो उनकी एकदम शांति भरी जो उनकी उपस्थिति है, मतलब जैसे एकदम शांति से रहती हैं, उसको एक विंटर, ठंडी में एक लैंडस्केप की जो तस्वीरें होती हैं, जमीनी जो लैंडस्केप जो चित्रण होते हैं उन माउंटेन्स के बने हुए, उससे वो उनकी तुलना करते हैं अपनी दादी की, ठीक है। देयर फ्रेंडशिप वॉज स्ट्रॉन्गेस्ट इन द विलेज, और गांव में उन दोनों की दोस्ती कैसी थी, बहुत मजबूत थी। वेयर हिज पेरेंट्स हैड लेफ्ट हिम इन हर केयर, उनकी दादी ने उनको, मतलब दादी के पास उनके माता पिता ने, पेरेंट्स ने छोड़ दिया था कि भाई आप इनका ध्यान रखो। देवर कॉन्स्टेंट चैंपियन कंपेनियंस, दोनों एक दूसरे के क्या थे, कंपेनियंस थे, साथी थे। दादी उनका साथ देती थी और ये दादी का साथ देते थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर लाइव्स वर woven टुगेदर बाय अ डेली रूटीन, उनका जो जीवन था वो एक नियमित दिनचर्या, डेली रूटीन में बंधा हुआ था। क्या करते थे, शी वोक हिम अप, पहले वो उनको उठाती थी। बाथ्ड हिम वाइल सिंगिंग हर मोनोटोनस मॉर्निंग प्रेयर्स, उनको नहलाते हुए अपना जो पूजा पाठ का एक गीत है, या मतलब जो आरती जो भी गाती थी वो गाती रहती थी और उनको नहलाती थी। प्रिपेयर्ड हिज वुडन स्लेट एंड वॉकड हिम टू एंड फ्रॉम द टेम्पल स्कूल, और उनको तैयार करके कहाँ ले जाती थी, टेम्पल स्कूल ले जाती थी। मतलब स्कूल तो थी ही, मान लो ये स्कूल है, ठीक है, वहीं पास में क्या होता था, एक टेम्पल भी होता था, ठीक। तो स्कूल ले जाती थी उनको, और खुद कहाँ रहती थी, टेम्पल में, तब तक कि अपना पूजा पाठ, गीता, इन सब चीज़ों का, पौराणिक किताबों का पाठ किया करती थी वहां पर रह के, ठीक है। वाइल ही लर्न द अल्फ़ाबेट्स, जिधर वो एक ABCD सीख रहा था बच्चा,
उधर शी सैट इनसाइड द टेम्पल रीडिंग स्क्रिप्चर्स, वो स्क्रिप्चर्स पढ़ती मंदिर में अपना बैठी रहती थी। ऑन देयर वे होम, घर लौटते समय दे वुड फीड स्टेल चपातीज टू द विलेज डॉग्स। स्टेल यानी जो रात का खाना बच जाता है सुबह में, वो रोटियां चपातीज लेकर वो किनको खिलाती थी, गांव के डॉग्स को खिलाती थी लौटते टाइम। दिस फेज रिप्रेजेंट्स द पिनाकल ऑफ देयर बॉन्ड बिल्ट ऑन शेयर्ड एक्टिविटी एंड कॉन्स्टेंट कंपेनियनशिप। ये जो है ये उनकी दोस्ती की सबसे ज़्यादा गहरी, सबसे ज़्यादा उनकी दोस्ती इसी समय में सबसे गहरी दोस्ती उनकी रहती है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा वो हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा कांस्टेंट जो उनकी कंपेनियनशिप थी इसी समय में थी। ठीक है, सबसे गहरी दोस्ती। ठीक, गांव में जब पहला फेज था उसमें उससे ज़्यादा गहरी दोस्ती उनकी कभी नहीं हुई। अब धीरे धीरे उनकी दोस्ती क्या होती जाएगी, फेड ही होती जाएगी, मतलब घटती ही जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फेज टू। ये आता है फेज टू, द सिटी लाइफ द टर्निंग पॉइंट। अब ये है सिटी लाइफ और यहीं से आता है उनके जीवन में क्या, एक टर्निंग पॉइंट। द टर्निंग पॉइंट इन their रिलेशनशिप केम when they were called to the city to live with the author's parents. This move created a physical and emotional distance between the two. उनके जीवन में जो टर्निंग पॉइंट आया, जो बदलाव का क्षण आया, वो ये था कि जब उनको बुला लिया गया शहर में उनके माता पिता के साथ रहने के लिए। और यही यही मूव जो था, यही जो पल है, इसी ने एक फिजिकल भी, मतलब शारीरिक तौर पर भी और मानसिक तौर पर भी दूरियां दोनों के बीच में कर दी। क्योंकि कमरा अलग हो गया, बहुत सारी चीज़ें अलग हो गई। अब दादी स्कूल छोड़ने थोड़ी जाएंगी शहर में, बस आएगी ले जाएगी बच्चे को। तो वो सब चीज़ों के कारण दोनों के बीच में दूरियां बढ़ने लगीं। द ऑथर नाउ वेंट टू एन इंग्लिश स्कूल। अब ऑथर किस स्कूल में जाता था, इंग्लिश स्कूल में जाता था, एक मोटर बस से जाता था। एंड हिज ग्रैंड मदर कुड नो लॉन्गर accompany him। अब दादी तो साथ लेके बस से जाएंगी नहीं स्कूल। द स्ट्रीट डॉग्स वर रिप्लेस्ड बाई स्पैरोज whom she began to feed in the courtyard of their city house। अब जो वो कुत्तों को, मतलब स्ट्रीट डॉग्स को खिलाती थी क्या, रोटियां। अब यहाँ तो उनको कुत्ते घर में नहीं मिलते थे, तो वो उनके घर में क्या आते थे, उनके बरामदे में आते थे स्पैरोज। तो उन्हीं को वो क्या देती थी, खिलाया करती थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर उनको कोई कुत्ते नहीं मिलते थे। अ कम्युनिकेशन गैप, बातचीत का जो एक उनका दोनों के बीच में गैप था वो बढ़ने लगा, क्योंकि बहुत कम बात होती थी। भाई ऑथर भी अपना बिजी रहने लगे पढ़ाई में, ठीक है, और सारी चीज़ों में। शी कुड नॉट अंडरस्टैंड हिज लेसन्स इन वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, लाइक द लॉ ऑफ ग्रेविटी और आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब पहले तो एबीसीडी बच्चा पढ़ता था तो दादी को भी समझ में आता था। अब बच्चा आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ने लगा तो कहाँ से दादी को समझ में आएगा। तो दादी धीरे धीरे पढ़ाई से भी दूर होने लगी। शी वॉज डीपली डिस्ट्रेस्ड दैट हिज न्यू स्कूल ऑफर्ड नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स। और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस थी, बहुत ज़्यादा निराश थी, बहुत ज़्यादा दुखी थी, क्योंकि ये जो नई स्कूल थी ये उनके पोते को स्क्रिप्चर्स के बारे में, मतलब भगवान के बारे में और पौराणिक कहानियों के बारे में, किताबों के बारे में कुछ भी नहीं सिखाती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द फाइनल ब्लो ऑफ देयर फ्रेंडशिप केम, जो आखिरी उनका ब्लो था, मतलब जो दोस्ती थी उसमें जो एक दरार थी, वो कब आई, जब ही अनाउंस्ड ही वॉज बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स विच शी कंसिडर्ड अ वल्गर एक्टिविटी मींट फॉर बेगर्स एंड हर लॉट्स नॉट जेंटल फोक। अब जब पोते ने बताया कि दादी मुझे स्कूल में क्या सिखाते हैं, स्कूल में मुझे म्यूजिक सिखाते हैं, तो दादी को बहुत बड़ा क्या लगा, झटका लगा, क्योंकि दादी ये नहीं समझ पाई थी। उनको ऐसा लगता था जैसे पहले टाइम में लोगों की मानसिकता थी कि जेंटल लोग जो एक होते हैं उनको संगीत का हक नहीं है, संगीत छोटे मोटे लोगों का काम है। ठीक है, तो ये उनके मन में ये बात थी, गरीबों भिखारियों के लिए है, हर लॉट्स के लिए है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें दादी के मन में थी। इसलिए जब उनको पता चला कि उनका खुद का पोता म्यूजिक सीख रहा है तब वो बहुत ज़्यादा निराश हो गई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हर साइलेंट डिसअप्रूवल क्रिएटेड अ रिफ्ट, एक दरार पैदा हो गई। उन अब धीरे धीरे दादी कम बोलने लगी। एंड शी रेयरली टॉक टू हिम आफ्टर दैट, और उसके बाद से दादी ने अपने पोते से, मतलब खुशवंत सिंह से बात करना बहुत कम कर दिया। इन दिस फेज हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स बिकेम द हाफ आवर ईच डे शी स्पेंट फीडिंग द हंड्रेड्स ऑफ स्पैरोज हु पर्च ऑल ओवर हर विदाउट फियर। तो अब इसके बाद दादी के जीवन में सिर्फ आधे घंटे ही, हाफ आवर की खुशी बची थी, वो जो स्पैरोज को खाना खिलाती थी, बस उतनी। उसके अलावा दादी का जो, क्योंकि पोते को बहुत प्यार करती थी और पोते से दूरियां बढ़ गई तो दादी भी खुद अपने लाइफ में दुखी हो गई। ठीक है, बस उनके जीवन में उतना ही सुख था जो अपना माला जाप करती थी और जो एक
वो स्पैरोज को खाना खिलाती थी वो, ठीक है। अब आता है फेज 3, एक्सेप्टेंस, द रीयूनियन एंड द फाइनल फेयरवेल। अब इसमें जो है आखिरी फेज है कहानी का। दो फेज में हमने उनके रिलेशनशिप को जज किया, अब आखिरी फेज देखते हैं। द फाइनल थ्रेड ऑफ देयर शेयर्ड लाइफ, द कॉमन रूम वॉज सर्व्ड when the author went to university and was given room of his own। अब देखिए, जब तक कि वो स्कूल में था तो दादी और पोता दोनों एक ही कमरे में रहते थे, ठीक है। लेकिन जब बेटा कॉलेज चला गया तो उनका कमरा क्या हो गया, अलग हो गया। कॉमन रूम जो था वो अलग कर दिया गया। द ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विथ रेसिग्नेशन, डेडिकेटिंग हर डेज टू हर स्पिनिंग व्हील, प्रेयर्स एंड फीडिंग द स्पैरोज। तो अब दादी ने ये भी एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, पोता भी अब उनसे दूर हो गया है, और वो अपना माला जपते, प्रेयर करते, स्पैरोज को खाना खिलाते दिन बिताने लगी, ठीक है। वेन द ऑथर डिसाइडेड, जब ऑथर ने निर्णय लिया क्या करने का, अब्रॉड, विदेश में जाकर 5 ईयर पढ़ने के लिए, ही एक्सपेक्टेड हर टू बी अपसेट। तो उसने उम्मीद, भाई पोते को लगा कि दादी जो हैं वो बड़ी क्या होंगी, अपसेट होंगी ये जान के कि उनका जो पोता है वो कहाँ जा रहा है, विदेश जा रहा है पढ़ने के लिए। इंस्टेड शी वॉज स्टॉइक। स्टॉइक मतलब होता है ना कि दुखी ना कि खुशी, एक एक ऐसी स्टेट जहाँ पे हम कोई भाव नहीं दिखाते। तो दादी ने कोई भाव नहीं दिखाया। एंड अनसेंटिमेंटल, कमिंग टू द स्टेशन टू सी हिम ऑफ। तो जब दादी स्टेशन उसको छोड़ने आई तो दादी के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था, वो स्टॉइक थी, ठीक है। ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आता है। लॉस्ट इन प्रेयर, शी साइलेंटली किस्ड हिज फोरहेड एंड इम्प्रिंट ही चेरिस्ड एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। तो दादी ने आखिरी टाइम में उसको क्या किया, उनके माथे पर क्या किया, फोरहेड पे किस किया, और उसके बाद अपना माला जपते हुए चली गई। और ये आखिरी फिजिकल कॉन्टैक्ट था उन दोनों का, ऐसा नरेटर को लगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाउएवर, हालांकि, शी वॉज अलाइव टू वेलकम हिम बैक 5 ईयर्स लेटर। वो हालांकि सोच के गए थे कि दादी पता नहीं 5 साल तक जिंदा रहेंगी या नहीं रहेंगी, लेकिन जब वो लौट कर आए तो दादी क्या थी, अलाइव थी। कह सकते हैं कि पोते का इंतजार ही कर रही थी, क्योंकि ऐसा पुराने टाइम में कहावतें बनी हुई हैं कि जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं उनके बिना ये दुनिया छोड़ के नहीं जाते। तो हो सकता है कि वो इंतजार कर रही हों। दैट इवनिंग, इन अ रिमार्केबल डिपार्चर फ्रॉम हर लाइफ लॉन्ग रूटीन, शी डिड नॉट प्रे। एक दिन शाम को, क्योंकि नॉर्मली दादी उनका रूटीन में था कि वो प्रार्थना करती थी, अपना प्रे करती थी, तो उन्होंने उस दिन प्रे नहीं किया। उसके बदले उन्होंने क्या किया, शी गैदर्ड द नाइबरहुड वुमेन, आस पड़ोस की महिलाओं को बुलाया, और गॉट एन ओल्ड dilapidated drum and sang for hours about the homecoming of warriors to celebrate her grandson return। तो उन्होंने क्या किया कि एक खराब सा डायलापिडेटेड सा खराब सा ड्रम पड़ा हुआ था, उसको बजाया, और आस पड़ोस के महिलाओं को बुलाकर जो योद्धा जब युद्ध से लौट कर आते हैं तो वो वाले गीत गाए अपने पोते की वापसी की खुशी में, ठीक है। द ओवर एक्सर्शन मेड हर इल। तो अब क्या है, अब देखो ज़्यादा ही अब लोड पड़ेगा, बेचारी सियानी है, तो उनका जो ये प्रेशर था वो उनको बीमार कर गया। नोइंग हर एंड वॉज नियर, शी रिफ्यूज टू वेस्ट हर फाइनल मोमेंट्स टॉकिंग, चूजिंग इंस्टेड टू लाई पीसफुली इन बेड प्रेइंग। तो वो चूंकि देखिए, ऐसा भी कहते हैं कि जो मरने वाला होता है उनको अपना एहसास हो जाता है कि अब मैं जाने वाला हूँ या क्या, कैसे आखिरी टाइम आ गया है। तो उन्होंने बातचीत करने से मना कर दिया और पीसफुली जो है बेड पे लेट गई, अपना प्रे करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए। और वो बड़ी ही साइलेंटली, बड़ी ही आसानी से डाइड हो गई। शी डाइड साइलेंटली, मर गई। द रोजरी फेलिंग फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स। और जो रोजरी थी, जो माला थी जिसको वो लेके अपनी माला जप किया करती थी, वो उनके हाथ से, उंगलियों से गिर गई, जिनमें अब जान नहीं बची थी, लाइफलेस हो चुकी थी उनकी उंगलियां, ठीक है। द स्टोरी कॉन्क्लूड्स, स्टोरी क्या कॉन्क्लूड करती है, विथ वन ऑफ द मोस्ट मूविंग सीन इन इंग्लिश लिटरेचर। एज द फैमिली प्रिपेयर्ड फॉर हर फ्यूनरल, दे फाउंड thousands of sparrows sitting scattered in absolutely silent around her shroud body। तो जब उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी वरामदा में, मान लीजिए ये, तो उसके आस पड़ोस में बहुत सारी जो स्पैरोज थी वो आकर के क्या हो गई, ऐसे करके बैठ गई, ठीक है।
क्योंकि वो डेली उनको फीड किया करती थी, तो ऐसे करके स्पैरोज ने उनकी डेड बॉडी को, उनके श्राउडेड बॉडी को क्या कर लिया, श्राउडेड मतलब कपड़े में वो लपेट करके वो कर दिए थे। ठीक है। दे वर नॉट चर्पिंग, वो आवाज नहीं कर रही थी, वो एकदम बड़ी ही शांत, बड़ी ही साइलेंटली बैठी हुई थी। तो ऑथर की जो मदर थी थ्रू ब्रेड क्रम्स फॉर देम, तो उन ऑथर की मदर को लगा कि शायद इनको कुछ खाने को दे दूं तो ये चली जाएं, तो उन्होंने ब्रेड के कुछ टुकड़े मतलब उनके ऊपर क्रम्स जो थे वो फेंक दिए। बट द बर्ड्स टुक नो नोटिस, लेकिन बर्ड्स ये ऐसे बैठी थी कि हिली भी नहीं, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि कुछ उनकी ओर फेंका गया है। इनफैक्ट ऐसा होता है कि अगर उनके ऊपर कुछ फेंका जाए तो तुरंत उड़ जाती हैं, लेकिन उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया कि उनके ऊपर कुछ फेंका जा रहा है। दे हैड नॉट कम फॉर फूड, दे हैड कम टू मॉर्न, बल वो खाने के लिए नहीं आई थी, बल्कि वो शोक मनाने के लिए आई थी, क्योंकि उनका उनका जो एक इमोशनल बॉन्ड बन चुका था नरेटर की दादी से, उसके लिए वो शौक मनाने आई थी। वेन हर कॉर्प्स वॉज कैरीड अवे द स्पैरोज फ्लेव अवे क्वाइटली, और जब उनके जनाजे को उठा करके ले जाया गया तो वो स्पैरोज जो थी वो उड़कर अब आराम से उड़ते हुए वहां से चली गईं। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह क्या होता है, जो ब्रेड क्रम्स थे, जो ब्रेड के टुकड़े पड़े हुए थे, ले अनटच थे, वैसे ही पड़े हुए थे जैसे उनको फेंक दिया गया था। ठीक है। किसी ने उनको छुआ तक नहीं था। ठीक है। It was a silent, powerful tribute from nature to a soul who has shared a pure and selfless love. तो ये एक ट्रिब्यूट था किसका, नेचर का, प्रकृति का। जो ये स्पैरोज आकर बैठी रहीं, वो किसने ट्रिब्यूट दिया, प्रकृति ने ट्रिब्यूट दिया किसको, एक ऐसी सोल को, एक ऐसी आत्मा को जिसने खुद भी नेचर को बहुत ज़्यादा क्या किया, प्यार किया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी सब, इनकी सबकी जीव जंतुओं की हेल्प करना, डॉग्स को भी वो करना, रोटी देना उनका बड़ा ही फेवरेट काम था। तो ये है पूरी स्टोरी की समरी। क्या है, समरी। अब देखिए, आप लोग अगर चाहते हो कि मैं अपना एमपी टेट ग्रेड 1 का एक प्रॉपर कोर्स लॉन्च करूं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, तो मैं उसके हिसाब से एक प्रॉपर कोर्स बना करके लॉन्च करता हूं प्री का, ताकि आप जो है एक सिमेट्रिक वे में तैयारी कर सको। और अगर आप इस वीडियो का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन चाहते हो कि मैं पूरी जो द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी है उसका एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन करूं, तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में हमें बताओ। ठीक है। तो उस हिसाब से मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर दूंगा, और साथ ही साथ बता दूंगा कि क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं इस लेसन से। ठीक है। ताकि आपकी तैयारी पुख्ता होती चले, जो आप पढ़ो उसको ढंग से पढ़ो, क्वेश्चंस के साथ पढ़ो, प्रैक्टिस करके पढ़ो, तो आपकी तैयारी बड़ी ही मजबूत होगी। ठीक है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।